Hello students, welcome to Biomentors classes online. Today we are going to discuss the next topic in our chapter thermodynamics. और आज के इस लेक्चर में बेटा हम लोग कोई टॉपिक ना डिस्कस करते हुए हम लोग डिस्कस करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू थर्मोडायनेमिक्स. सो लेट अस स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. और ये आपकी स्क्रीन पर आ चुका है. ठीक है, अब न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा और वो चीजें ये हैं कि आपको बेटा पूरे सारे फॉर्मूले जो थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में, छोटा सा चैप्टर है, देखो 4 लेक्चर का चैप्टर था, 4 लेक्चर में हमने थियरी कवर करी है. ठीक है, सो उस थियरी को एक बार देखें, एक बार फॉर्मूलाज को नोट डाउन करें और नोट डाउन करने के पश्चात फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे इसमें क्या करने के लिए, अपने न्यूमेरिकल्स को करने के लिए. ठीक है, सो न्यूमेरिकल्स आपके सामने एक एक करते हुए स्क्रीन पर आते जा रहे हैं, उन सबको उनको आपको क्या करना है बेटा, सॉल्व करते चलना है. खुद से एक बार सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, बाकी सॉल्यूशन तो आपके सामने आने ही वाला है, ऐसा तो है नहीं कि सॉल्यूशन कहीं भगा जा रहा है. सो जस्ट आप अपने साइड से क्या कर दीजिए, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए. ठीक है, चलो लेट अस स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. अब देखो यहां पर पहला जो सवाल है उसमें क्या बोला गया, एन आइडियल गैस कंटेन इन अ सिलेंडर इज गिवन 200 जूल ऑफ हीट. ओके, सो डेल्टा क्यू यहां पर आपको पता है और कितना है, ये है 200 जूल. द गैस डज 60 जूल ऑफ वर्क इन द एक्सपांशन रिजल्टिंग फ्रॉम हीटिंग. तो आपको डेल्टा डब्ल्यू के बारे में मालूम है 60 जूल है. और कैलकुलेट द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, मतलब डेल्टा यू आपको कैलकुलेट करना है. ठीक है, अब इन सवालों में सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है वो है साइन कन्वेंशन. यदि आपका साइन कन्वेंशन प्रॉपर है तो आपके सवाल गलत नहीं होंगे. ठीक है, सो हीट गिवन टू द सिस्टम इज पॉजिटिव, वर्क डन बाय द गैस इज पॉजिटिव. इसको ध्यान रखिए, तो यहां पर लिखा है गैस डज 60 जूल ऑफ वर्क, मतलब डेल्टा डब्ल्यू पॉजिटिव होगा. एंड एन आइडियल गैस कंटेन इन सिलेंडर इज गिवन 200 जूल ऑफ हीट, मतलब हीट इज गिवन टू द सिस्टम, तो ये भी पॉजिटिव होगी. तो अब आप लिख सकते हैं यहां पर डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस का डेल्टा डब्ल्यू. सो 200 बराबर डेल्टा यू प्लस का 60. सो यू आर गेटिंग डेल्टा यू बराबर 140 जूल. यदि यहां पर आपने साइन कन्वेंशन में कोई गड़बड़ी करी तो इसका मतलब समझ लाइएगा कि भैया आप लोगों का यहां पर प्लस और माइनस के साइन में मिस्टेक्स होगी, और प्लस और माइनस में होने वाली साइन की मिस्टेक आपके न्यूमेरिकल्स को रॉन्ग कर देगी. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस कैप्ड इन अ रिजिड कंटेनर व्हेन 150 जूल ऑफ हीट इज सप्लाइड टू इट. इसका मतलब डेल्टा क्यू तो है आपके पास में 150 जूल. ठीक है, अब यहां पर एक वर्ड बोला गया है और वो वर्ड क्या बोला गया है, ध्यान से देखिए. कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस कैप्ड इन अ रिजिड कंटेनर, किसमें लिखी गई है, रिजिड कंटेनर में रखी गई है. और डेल्टा यू यहां पर आपसे पूछा गया है, और जबकि यहां पर आप सवाल में देखेंगे तो डेल्टा डब्ल्यू गिवन ही नहीं है. ठीक है, तो पॉइंट को ध्यान से सुनिए, डेल्टा डब्ल्यू क्यों गिवन नहीं है, डेल्टा डब्ल्यू का मतलब होता है वर्क डन, बराबर है, हम लोग वर्क डन से एसोसिएट करते हैं इसको. और वर्क डन कब होता है, जब या तो आपका एक्सपांशन हो रहा हो या फिर कंप्रेशन हो रहा हो. लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, रिजिड कंटेनर है, रिजिड बॉडीज कौन सी होती है, जिनको कंप्रेस या एक्सपांड नहीं कर पाते हैं हम लोग, बराबर है. तो इसका मतलब डेल्टा डब्ल्यू जो है वो इनडायरेक्टली वो कह रहा है भैया जीरो है. ठीक है, हो सकता है वो इस सवाल में ऐसा कर दे कुछ, देखो कैसे. तो अब यहां पर आप देख सकते हैं कि जो डेल्टा यू का आंसर है वो डेल्टा क्यू के बराबर आएगा और वो 150 जूल ही रहेगा. ठीक है, अब इस सवाल की लैंग्वेज को चेंज करके एग्जामिनर ऐसे बोल सकता है कि भैया रिजिड कंटेनर है और 150 जूल ऑफ हीट इज सप्लाइड टू इट, ऐसे लिख दिया. एंड इसमें बोले मान के चलो कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज 150 जूल. तो फाइंड वर्क डन, ऐसा सवाल यदि उसने दे दिया तो यहां पर क्या पॉसिबिलिटी बना सकते हैं कई लोग, तो वो बना सकते हैं, देखो 150 प्लस का 150 करके एक तो पॉसिबिलिटी वो 300 जूल की बना सकते हैं, 300 में भी एक प्लस 300 की बना सकते हैं, एक माइनस 300 की बना सकते हैं, और कई लोग जीरो की बना सकते हैं. तो ये 3 ऑप्शन और पॉसिबल बना सकते हैं कई लोग. ठीक है,
तो अब आपको समझ में आना चाहिए रिजिड कंटेनर। अब देखो ये क्वेश्चन मैंने लिया है, इसका रीजन यही है, रिजिड कंटेनर वर्ड से आपको हमेशा सावधान रहना है। इसमें क्या होता है, डेल्टा डब्ल्यू आपका 0 होता है, क्योंकि देखो सवाल में दिया है क्या, नहीं दिया है। अब ये एग्जामिनर आपको गुमराह करने के लिए किसी भी प्रकार से क्वेश्चन बना के आपके सामने पुटअप कर सकता है और आप फैल जाओगे, है ना। तो बिल्कुल नहीं फैलना है, कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है और सवालों में क्या लैंग्वेज दी गई है उस पर फोकस करना है। अब ईमानदारी से ये बताओ कि किसने किसने डेल्टा डब्ल्यू 0 सोच लिया था। जितने भी विद्यार्थियों ने डेल्टा डब्ल्यू इक्वल्स टू 0 सोच लिया था वो एकदम सही राह पर चल रहे हैं, इस बात को मान के चलिए, ठीक है, क्लियर, ओके। और डेल्टा यू का आंसर जिन्होंने 150 जूल निकाल लिया था वो भी बिल्कुल सही राह पर चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 moles of an ideal gas is heated at constant pressure, okay, so that its temperature increases from 27 degree to 127 degree Celsius. Find the work done by the gas. प्रेशर सवाल में बोला गया है, कांस्टेंट है और वर्क डन पूछा गया है, तो बताओ मुझे क्या होता है। तो वर्क डन आप लिख दोगे, बोलो फटाफट से, वर्क डन कितना लिखा जाएगा, पी डेल्टा वी, भाई पी डेल्टा वी, यस और नो। और जब कांस्टेंट प्रेशर है तो मैं इसे एनआर डेल्टा टी के फॉर्मेट में भी लिख सकता हूं, यस और नो, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स दिए गए हैं, आर इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, वो भी आपको मालूम है, मतलब मैं इसको इस फॉर्मेट में भी लिख सकता हूं, यस और नो। मैंने बोला ठीक है, चलो तो वर्क डन पे काम करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स है 2, ये आएगा 8.314 इंटू डेल्टा टी कितना आएगा बताओ फटाफट से। डेल्टा टी 27 से 127 डिग्री सेल्सियस जा रहे हैं, केल्विन में भी जाओगे कैसे भी जाओगे तो दिस विल बी 100, यस और नो। क्या सबका सही आ रहा है ये वाला डेटा, बोलो फटाफट से। सो यहां पर ये पॉइंट हटा के 2 जीरो इधर कर लो, तो ये आएगा 2 इंटू 831.4, तो 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 6 और 1 6। सो ये है आपके पास में इसका करेक्ट आंसर, क्लियर, श्योर। भाई कितना सिंपल सवाल है सर, इतने सिंपल सवाल हम लोगों को एग्जाम में बिल्कुल देखने को मिलेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है, मिलेंगे, बस आप फोकस तो कीजिए सवालों पे। अच्छा इसके बाद में तुरंत क्वेश्चन आ गया क्या, ओके। इन अ प्रोसेस द वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीजेस फ्रॉम 1000 सीसी टू 2000 सीसी एट कांस्टेंट प्रेशर 100 kPa, फाइंड द वर्क डन। अब देखो इस बार क्या हो रहा है, इसमें वॉल्यूम चेंज हो रहा है, कांस्टेंट प्रेशर, अगेन द सेम क्वेश्चन, W बराबर आपको क्या लिखना है, P इंटू डेल्टा V। अब ये सीसी वर्ड आपको थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा, सीसी का मतलब क्या होता है, क्यूबिक सेंटीमीटर, क्या होता है, क्यूबिक सेंटीमीटर होता है, मतलब आपको इसे मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना रहेगा। और जो प्रेशर है वो 100 किलो पास्कल दिया गया है, उस पास्कल को भी आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा बेटा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। चलो कर दो फटाफट से, कंप्लीट करो इसको, कितना आएगा बताओ। ओके हाँ 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 ठीक है, तो प्रेशर है आपके पास में 100 किलो पास्कल, तो 10 टू द पावर 3 ये आएगा। और याद रखना पास्कल का मतलब कितना होता है, फटाफट बोलो, 1 पास्कल मतलब 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही होता है। ये एटीएम में प्रेशर नहीं दिया गया है, एटीएम में जब रहता है तब 1.1 इंटू 10 पावर 5 लगाते हैं आप लोग, है ना, ओके। चलो और डेल्टा वी, तो देखो एक काम करो, इसमें से डेल्टा वी तो डायरेक्ट निकाल लो, ये आएगा 1000 और सेंटीमीटर क्यूब को करना है मीटर क्यूब में, तो 10 टू द पावर -6, ठीक है, सही लग गई है सब जीरो, ओके। तो बेटा यू आर गेटिंग आंसर एज 100 जूल। कितना मिल रहा है आपको आंसर, 100 जूल यहां पर आंसर देखने को मिलेगा, क्लियर, श्योर। 4 क्वेश्चन कर लिए हैं, सिंपल सिंपल से सवाल थे चारों की चारों। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कैलकुलेट द वर्क डन बाय अ गैस एज इट इज टेकन फ्रॉम 1 to 2, 2 to 3 and 3 to 1 as shown in the figure. Also calculate the work done in the cyclic process 1 2 3 1। ओके तो भैया देखो इसमें साइक्लिक प्रोसेस का वर्क डन क्या होता है, मैंने आपको सिखाया है कि जो लूप बनता है उसका एरिया निकालते आना चाहिए। तो बेटा इस लूप का एरिया आप निकालोगे तो आपके पास में आएगा हाफ इंटू बेस, बेस कितना है, तो भैया ये आएगा 2v0 माइनस का v0 इंटू हाइट कितनी है बेटा 3p0 माइनस का p0,
तो यू आर गेटिंग हाफ इंटू वी नॉट इंटू 2p0 मीन्स यू आर गेटिंग p0 इंटू वी नॉट। यस और नो? बोलो फटाफट से। क्लियर है? अब यहां पर जो सबसे लास्ट में इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, अरे हां, कि वर्क डन पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। तो भैया साइक्लिक प्रोसेस में हमारे पास में क्या होता है, यदि आपका एंटी क्लॉकवाइज कोई प्रोसेस चल रही होती है, देखो ये इधर से एरो ऐसे जा रहा है, तो आपका वर्क डन नेगेटिव, मतलब माइनस का पी नॉट वी नॉट विल बी द आंसर। अब इसके अलावा इसमें बोला गया है कि 1 to 2, 2 to 3 और 3 to 1 का भी वर्क डन आपको निकालना है। तो बेटा 1 to 2 का वर्क डन देखो, बताओ क्या आएगा। तो W12, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके नीचे का एरिया निकालते हैं, बराबर। तो ये कितना आएगा, 2v0 माइनस वी नॉट, मतलब v0 और p0 बराबर है, मतलब आएगा p0 इंटू वी नॉट। दूसरा पॉइंट, एक्सपांशन है या कंप्रेशन है? एक्सपांशन होगा तो वर्क डन पॉजिटिव और कंप्रेशन होगा तो वर्क डन नेगेटिव। तो 1 to 2 में देखो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब आपका वर्क डन पॉजिटिव ही रहेगा 1 से लेकर के 2 में। यस और नो? दूसरा देखो क्या है, 2 से लेकर के 3, तो भैया 2 से लेकर के 3 ऐसा है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो W23 का आंसर आपको मिल जाएगा 0, क्योंकि आइसोकोरिक प्रोसेस है, आइसोमेट्रिक प्रोसेस है, जहां पर वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, और वॉल्यूम चेंज ना होने के कारण हम लोग यहां पर क्या कह देंगे, वर्क डन विल बी 0। एक और बच गया बेटा 3 से लेकर के 1 तक। इसमें मैं एक पॉइंट बता दूं आपको कि देखो यहां पर कंप्रेशन हो रहा है, ओके, कंप्रेशन होने के कारण आपका वर्क डन नेगेटिव आएगा, और आपको करना क्या है, इतने बड़े इसका क्या निकालना है, एरिया निकालना है पूरे का, ठीक है। तो अब देखो इसका जब एरिया निकालोगे तो एक पार्ट तो ये है और एक पार्ट ये है, ठीक है, दोनों का एरिया आप लोग निकाल लीजिए। यस और नो? तो भैया देखो पी नॉट वी नॉट तो इसका भी आया और पी नॉट वी नॉट ही उसका भी आ रहा है, मतलब आंसर विल बी वर्क डन फ्रॉम 3 to 1 का आंसर आएगा माइनस का 2 पी नॉट वी नॉट। मैंने डायरेक्टली ऐड कर दिया है, आपको ये पूरा एरिया निकालना होता है। ध्यान रखना, एरिया अंडर दी कर्व है, ऐसा मत कर देना पता लगा आपने कहीं डॉटेड लाइन तक का ही वर्क डन निकाल के रख दिया है और फिर आप बोल रहे हो कि अरे मेरा आंसर क्यों मैच नहीं कर रहा है। आंसर कैसे मैच कर जाएगा भैया? क्लियर है? सो अब देख लीजिए, यहां तक आपने वर्क डन इन 1 2 निकाल लिया, 2 3 निकाल लिया, 3 1 निकाल लिया। 1 2 पॉजिटिव आया, 2 3 0 आया और 3 1 नेगेटिव आया। 1 से 2 में आपका एक्सपांशन हुआ, वर्क डन पॉजिटिव। 2 से 3 में आपकी आइसोकोरिक प्रोसेस है, वॉल्यूम कांस्टेंट, वर्क डन 0। 3 से 1 में कंप्रेशन हुआ है तो वर्क डन 0 हो गया, सॉरी नेगेटिव हो गया। सो ये कुछ स्टेप्स हैं। अब इन तीनों को यदि ऐड कर देता हूं मैं तो आपको टोटल वर्क डन मिलेगा। वास्तविकता तो यही है कि इसको मैं ऐड कर दूं, इसको ऐड कर दूं और इसको ऐड कर दूं तो आपको वर्क डन मिलेगा साइक्लिक प्रोसेस का, और इसका आंसर आप देखिए, अगेन यू विल गेट माइनस पी नॉट वी नॉट, जो मैंने डायरेक्टली ही निकाल दिया था यहां पर देखो। यस और नो? क्या ये बात समझ में आई? तो ये बेसिक चीजें हैं। अब जिनको ये बेसिक चीजें रिकॉल हो रही है उनके लिए सवालों में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जिनको ये बेसिक चीजें रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, जिनको ये फॉर्मूले याद नहीं है, जिनको ये साइन कन्वेंशन याद नहीं है, उनसे सवाल सही नहीं होगा बेटा, उनका सवाल गलत ही हो जाएगा। इज इट क्लियर टू यू? और ये देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में बहुत सारे सवाल बनते हैं, यही मेजर सवाल आपको मेडिकल एंट्रेंस में भी देखने को मिलेंगे। The pressure of a gas linearly changes with volume from 10 kilopascal 200 cc to 50 kilopascal 50 cc. Calculate the work done by the gas. इसका डायग्राम नहीं दिख रहा है। ओके ठीक है, चलो हम लोग देखते हैं। द प्रेशर ऑफ अ गैस चेंजेस लीनियरली, द प्रेशर ऑफ द गैस चेंजेस लीनियरली विद वॉल्यूम फ्रॉम 10 kilopascal 200 cc to 50 kilopascal 50 cc। 200 सीसी से 50 सीसी तक जा रहा है, 10 किलो पास्कल टू 50 किलो पास्कल। ओके, तो देखो इसका जब ग्राफ यदि आप बनाओगे तो ये वॉल्यूम मान लीजिए, ये प्रेशर मान लीजिए, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, प्रेशर जा रहा है आपका 10 किलो पास्कल से 50 किलो पास्कल, तो मैंने लिख दिया 10 kPa
और बेटा ये वाला पॉइंट हो गया 50 kPa का, ठीक है। ओके, अगला देखो क्या हो रहा है, वॉल्यूम जो है वो जा रहा है 200 सीसी से 50 सीसी तक, और यदि ऐसा हो रहा है तो मैं मान लेता हूं भैया यहां पे कहीं 50 सीसी है और यहां पर कहीं 200 सीसी है। ओके, तो भैया 200 सीसी पे आप हो बेटा कहां पर, 10 किलो पास्कल पे। 200 सीसी पर हो आप 10 किलो पास्कल पे, और 50 सीसी पे जब आप पहुंच रहे हो तो आप पहुंच जाते हो 200 इस पे, सॉरी 50 किलो पास्कल पे जब 50 सीसी पे मत, और ये है लीनियर। क्या ये ऐसे बनेगा ग्राफ? ओके, अब आपसे इसमें क्या पूछा है, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द गैस। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यार आंख में क्या हो गया यार, ठीक है देखते। यहां पर आपसे वर्क डन बाय द गैस पूछा है, और वर्क डन बाय द गैस यदि पूछा है और कंप्रेशन हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, मतलब वर्क डन विल बी द नेगेटिव, वर्क डन बाय द गैस विल बी द नेगेटिव। क्लियर है? ओके चलो, सो बेसिकली वर्क डन कैसे निकालोगे, ग्राफ मिल गया पीवी का, तो इसका मतलब एरिया अंडर दी कर्व निकालना है, तो एरिया अंडर दी कर्व निकालने जाओगे तो भैया यहां से लेकर के यहां तक और यहां तक ऐसे करना है भैया आपको। मैंने ये पार्ट्स बना दिए, ये पार्ट नंबर 1 मान लेते हैं, इसे 2 मान लेते हैं, ठीक है। तो पार्ट नंबर 1 का एरिया कैसे निकालोगे, तो भैया पार्ट नंबर 1 का एरिया आएगा 200 सीसी में से गए 50 सीसी, तो 150 सीसी मतलब 10 टू द पावर -6, और ये 10 किलो पास्कल, 10 किलो पास्कल। तो भैया देखो 3 और 1 4 और 1 5 जीरो, तो बेटा वर्क डन इन फर्स्ट प्रोसेस यू आर गेटिंग 1.5 जूल। और सेकंड क्या है, सेकंड है आपका एक ट्राइंगल है तो हाफ, और बेस तो आपका अभी भी 150 सीसी का ही है, इनटू हाइट, तो ये है बेटा 40 किलो पास्कल की। तो अब आप देखिए क्या होगा, देखो 3 और 1 4 और 1 5 जीरो कटेंगी, ओके, दो दुना दो से काटोगे 2 बार, 15 दुना 30, जीरो एक और चली जाएगी, तो ये आएगा 3 जूल। तो आपके पास में जो टोटल वर्क डन आएगा वो आएगा बेटा एरिया ऑफ 1 प्लस का एरिया ऑफ 2, सो यू आर गेटिंग 4.5 जूल। लेकिन प्लस आएगा या नेगेटिव आएगा, बोलो भाई प्लस आएगा या नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव आएगा। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि यहां पर कंप्रेशन हो रहा है, क्योंकि यहां पर कंप्रेशन हो रहा है। क्या सवाल में कोई दिक्कत थी? बिल्कुल नहीं, बहुत आसान सवाल है। सर ये ग्राफ तो दिया नहीं था, आपने कैसे बना दिया, तो डेटा देखो, देखो आपके सामने ही डेटा दिया है। कई बार सवाल ग्राफ से आसान होते हैं कंपेयर टू उस डेटा से आप ढूंढने निकलोगे, क्योंकि देखो यदि आप इस डेटा को देखोगे तो आपको ऐसा फील हो रहा है प्रेशर भी चेंज हो रहा है, वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, तो मैं अब कैसे करूंगा, नंबर ऑफ मोल्स भी नहीं दिए हैं, नहीं तो मैं एनआर डेल्टा टी कर लेता था, यहां पे टेम्परेचर यहां टेम्परेचर निकाल के। भाई नंबर ऑफ मोल्स देता तभी तो आप काम करते थे, यस और नो? सर नंबर ऑफ मोल्स की क्या जरूरत है, मैं ऐसे ही निकालूं एनआर डेल्टा टी, आप करके देखना आपको क्या आंसर मिल रहे हैं, और उसको जरूर एनालाइज जरूर करना। देखो क्या होता है ना, जब तक बहुत सारे स्टूडेंट कई बार कमेंट करते हैं सर मैंने इस प्रोसेस से आंसर इस प्रोसेस से क्वेश्चन किया, क्या मेरा आंसर आया, तो क्या वो मेरा आंसर सही है? बिल्कुल सही है, क्या दिक्कत है? लेकिन कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में अटकने के बजाय यदि कोई सिंपल प्रोसेस से यदि किसी क्वेश्चन का आंसर मिल सकता है तो आपको हमेशा उसी प्रोसेस को फॉलो करना ज्यादा बेटर रहता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया आपके सामने, 5वां 6वां क्वेश्चन हो गया रहेगा मेरे को लगता है। कैलकुलेट द वर्क डन इन द फॉलोइंग प्रोसेस व्हेन गैस एक्सपांड्स फ्रॉम वी नॉट टू वी नॉट एंड पी इज इक्वल्स टू के वी, और के है कांस्टेंट। बिल्कुल सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन आई हैव डन इन द लेक्चर, बराबर है। मैंने क्या बताया था ऐसे सवालों में कि देखो वर्क डन पूछा, देखो अभी सारे सवाल वैसे ही चल रहे हैं, तो वर्क डन बराबर क्या लिख सकते हो, इंटीग्रेशन पी डॉट डीवी, जब आपको रिलेशन मिलता है, ओके, तो वर्क डन कितना आएगा बेटा, इंटीग्रेशन के इंटू वी, और ये डीवी लिमिट लगेगी वी नॉट से लेकर के टू वी नॉट तक, तो के तो कांस्टेंट है बाहर, वी का इंटीग्रेशन करोगे वी स्क्वायर बाई 2, लिमिट लगेगी वी नॉट से लेकर के टू वी नॉट तक, ठीक है। करो इसको फटाफट से, तो बेटा के बाई 2 तो बाहर आ जाएगा, और ये आएगा 2v0 का स्क्वायर माइनस का v0 का स्क्वायर। सो बेटा ये बचेगा 4 में से गए 3,
तो बेटा ये बच रहा है 3k/2v0 दिस इज द आंसर विच आई एम गेटिंग हियर। बोलो, अब ये तो बहुत ही सिंपल सवाल है, ऐसे एक्सप्रेशन के सवाल आपको दे देता है एग्जामिनर और आप अब समझ नहीं पाते। देखो ऐसा नहीं है कि हर स्टूडेंट नहीं समझ रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि सबके सब यहां पर ऐसे स्टूडेंट बैठे जिनको कुछ भी नहीं आता, ऐसा होता ही नहीं है। बट हमें सबकी भावनाओं का सम्मान करना पड़ता है। कुछ स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं जिनको नहीं रिकॉल कर पा रहा है, चीजें उनको मेमोरी में से निकलती हैं क्योंकि वो थोड़ा सा पढ़ते हैं और बाकी टाइम फिर मोबाइल में लग जाते हैं इधर उधर करने। तो सिंसियरली यदि आप पढ़ोगे तो आपके सवाल गलत होने ही नहीं है बेटा। बस क्या रिक्वायरमेंट है यहां पर, आपको एक सिंसियरिटी की रिक्वायरमेंट है। जितना आप सिंसियर रहोगे उतने ही आपके सवाल भी सही होंगे और आपको अच्छा भी लगेगा देखकर कि हम कर पा रहे हैं करके। यस, इज इट क्लियर टू यू? ओके, अरे बढ़, ओके मिल गया। A cyclic process 1 2 3 1 is shown in PT diagram. PT pressure temperature diagram is performed with a constant mass of ideal gas. Show it on a PV diagram and VT diagram. मैंने ऐसे सवाल करवाया है आपको ड्यूरिंग द लेक्चर, बिल्कुल वैसी ही वैरायटी का सवाल है, बस मैंने शायद एक स्ट्रेट लाइन का सवाल करवाया था आपको, मतलब एक सिंपल ग्राफ दे दिया था, उसको कन्वर्ट करने को बोला था। यहां क्या दिया गया, एक ट्राइंगल ही दे दिया पूरा का पूरा। तो अब यहां पर ध्यान रखिए, आपको जब बोला है किसमें बनाना है पीवी डायग्राम, तो मैंने क्या किया, यहां पर एक लाइन खींची, यहां पर एक लाइन खींची, यहां पर प्रेशर लिख दिया और यहां पर वॉल्यूम लिख दिया। एक बात का ध्यान रखना, जब वो पीवी बोलता है तो इसका मतलब वो पहले वाई एक्सिस और फिर एक्स एक्सिस बोलता है। तो ये P हो गया, ये V हो गया। अब इस ग्राफ के अंदर में कहीं पर भी इस पॉइंट 1 के रिस्पेक्ट में एक पॉइंट बना लीजिए जिसको आपको 1 नाम देना होगा। तो अब देखो, जब आप डायग्राम बनाओगे तब आपको एग्जैक्टली नहीं पता होगा कहां पे क्या करना है, लेकिन आप कहीं ना कहीं ऐसा पॉइंट बनाइए जिसको आप जस्टिफाई कर सको। मान लीजिए तो लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने इस पॉइंट को नाम दे दिया 1। हो सकता है नीचे भी आना पड़ जाए, तो मैं इस पॉइंट को अभी तो 1 यहां पे दे देता हूं। यदि नीचे आना पड़ेगा तो मैं नीचे भी आ सकता हूं, ऊपर भी जाने का स्कोप मैंने छोड़ा हुआ है। ओके, अब देखो 1 से लेकर के 2 तक यह है प्रेशर टेम्परेचर ग्राफ। तो आप जरा यहां पर ध्यान दीजिए, पीवी बराबर होता है एनआरटी, और यदि वॉल्यूम को मैंने कांस्टेंट किया होगा तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मतलब प्रेशर और टेम्परेचर की यदि स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है वॉल्यूम आपका कांस्टेंट होना चाहिए। ओके, तो वॉल्यूम को कांस्टेंट करो। ओके, तो वॉल्यूम को कांस्टेंट करता हूं तो या तो मैं ऊपर जाऊंगा या फिर मैं नीचे जाऊंगा, मुझे नहीं मालूम, मैंने पॉइंट बीच में रखा है इसके लिए। आई डोंट नो ऊपर जाऊं कि नीचे जाऊं, कैसे बताऊं? तो समझिए, 1 से लेकर के 2 में टेम्परेचर आपका इंक्रीज हो रहा है। 1 से लेकर के 2 में आपका क्या हो रहा है, टेम्परेचर इज गेटिंग इंक्रीज। टेम्परेचर यदि बढ़ रहा है तो अब आप देखिए, टेम्परेचर यदि बढ़ रहा है तो आपका प्रेशर बढ़ना चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि डेफिनेटली यू विल हैव टू गो इन अपवर्ड डायरेक्शन। इसका मतलब यह हो जाता है कि आपको यहां पर इस नीचे वाले को मिटा देना चाहिए। ठीक है, अब कुछ तो भी ऊपर मैं पहुंच चुका हूं और कुछ तो भी ऊपर पहुंच के यहां पर मैं नंबर लिख सकता हूं 2। अब इतना तो श्योर है कि इससे ऊपर नहीं जाऊंगा, लेफ्ट या राइट कहीं तो भी जाना होगा। अब मैं इस ग्राफ पे 1 से लेकर के 2 तक का काम कंप्लीट कर चुका हूं। अब देखो 2 से 3 जाना है। 2 से 3 में क्या हो रहा है, आपका प्रेशर कांस्टेंट है, P बराबर क्या है, कांस्टेंट है। प्रेशर कांस्टेंट है और टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। प्रेशर कांस्टेंट है और टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। यदि ऐसा हो रहा है तो आप थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा सा, एकदम ज्यादा नहीं सोचना है। प्रेशर को कांस्टेंट रख दीजिए, टेम्परेचर डिक्रीज कर दीजिए। यदि टेम्परेचर डिक्रीज कर दोगे तो वॉल्यूम क्या होगा, सोचो, यहां पर सोचो थोड़ी देर के लिए। वॉल्यूम विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यस और नो? तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो वॉल्यूम भी डिक्रीज होगा, मतलब आई नीड टू गो इन दिस डायरेक्शन, और ये मेरा पॉइंट 3 आएगा। बात समझ में आ रही है? यही प्रोसेस है। अब मैं 3 तक पहुंच गया, मतलब मेरा यहां तक भी काम हो गया। अब 3 के बाद क्या हो रहा है, 3 से लेकर के ये तक, ये है आइसोथर्मल प्रोसेस, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है और प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। 3 से लेकर के 1 में क्या हो रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट और प्रेशर डिक्रीज हो रहा है।
तो भैया देखो 3 से 1 में क्या कर सकता हूं, यहां ऐसा है तो 3 से 1 पे मेरे को जाना है और ये ग्राफ ऐसा आएगा। प्रेशर वॉल्यूम कर्व याद होना चाहिए बेटा आपको, वॉल्यूम प्रेशर कर्व, इसीलिए तो मैं बोला ना स्टैंडर्ड ग्राफ आपको याद होनी चाहिए कैसे होते हैं। तो इसलिए ये लाइन ऐसे जाएगी ना कि सीधा। ओ हां, ऐसे ही होता है। यदि ये स्टैंडर्ड ग्राफ आपको याद नहीं है तो आप इस ग्राफ को गलत करके आओगे। क्यों? क्योंकि हो सकता है आप 3 से 1 तक स्ट्रेट लाइन मार दो वहां पे खींच के, और जैसे आपने स्ट्रेट लाइन मारी वहां से आपको मिलेंगे -5। सर -5 क्यों मिलेंगे? 4 तो आपके खुद की जेब से भी तो गए जो सही हो सकते थे, और -1 तो एग्जामिनर देगा, तो मिला के नुकसान -5। 5 नंबर का नुकसान होता है एक सवाल गलत होने पर। क्लियर? चलो एक सवाल करवाया वीटी डायग्राम। तो वीटी डायग्राम का मतलब यह है कि भैया मैं यहां पर एक टेम्परेचर और वॉल्यूम के वर्सेस में एक ग्राफ बनाना चाहता हूं। अच्छा, तो अब देखो मैं क्या करता हूं, वापस से देखो इसको जरा खाली कर लेता हूं। ओके, अब देखो फिर से कहानी वही है, मुझे नहीं मालूम मैं कहां से क्या स्टार्ट करूंगा, बट आई विल टेक पॉइंट नंबर 1 समवेयर। मान लो मैंने कहीं यहां ले लेता हूं पॉइंट नंबर 1। अब यदि मुझे लेफ्ट जाना है तो भी स्पेस है, राइट जाना है, ऊपर जाना है, नीचे जाना है, ठीक है, स्पेस रख दिया। पॉइंट नंबर 1 मैंने थोड़ा सा दूर रखा। ओके, अब देखो 1 से 2 में क्या हो रहा है, 1 से 2 में टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। 1 से 2 में टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, यस और नो? बिल्कुल सही है। एंड दूसरी बात को सोचिए क्या है कि भैया दूसरी बात यह है कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, तो टेम्परेचर इंक्रीज प्रेशर इंक्रीज मतलब वॉल्यूम मस्ट बी कांस्टेंट। तो भैया यहां पर आपका कांस्टेंट वॉल्यूम हो रहा है, यस और नो? तो अब आप देखिए क्या करना है, टेम्परेचर तो 1 से 2 में इंक्रीज करना है और वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है। टेम्परेचर 1 से 2 में इंक्रीज करना है, वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है, तो क्या आपको नहीं लगता है मुझे इधर जाना चाहिए 1 से लेकर के 2 तक? सोचिए, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया इस साइड में और वॉल्यूम आपका कांस्टेंट बना रह गया, मतलब यहां से लेकर के यहां तक तो मुझे ऐसा आना है। ओके, मैं 2 तक पहुंच गया। अब 2 से लेकर के 3 में देखो क्या हो रहा है, 2 से लेकर के 3 तक में, तो 2 से लेकर के 3 तक में प्रेशर आपका कांस्टेंट है और टेम्परेचर आपका डिक्रीज। टेम्परेचर को डिक्रीज करना है, टेम्परेचर को आपको क्या करना है, डिक्रीज करना है। ओके, ध्यान सुना, प्रेशर कांस्टेंट है, ये तो वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ है। तो अब क्या करें, तो वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ क्या कहता है बेटा, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। प्रेशर कांस्टेंट होने पर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसका मतलब अब देखोगे तो टेम्परेचर को कम करोगे तो मतलब आपको आना पड़ेगा इस डायरेक्शन में। सर मैं ऐसे हाइगोलिक क्या बोलते हैं उसको, पैराबोलिक फॉर्म में क्यों नहीं आ रहा हूं, हाइपरबोलिक फॉर्म में क्यों नहीं आ रहा हूं? क्योंकि मुझे मालूम है वॉल्यूम और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो वॉल्यूम और टेम्परेचर का ग्राफ होता तो क्या ऐसा ही होता? बिल्कुल सही बात है। तो मैं कहीं यहां पर पहुंच चुका हूं और ये पॉइंट है 3, ठीक है। अब 3 पर पहुंचने के बाद देखो 3 से 1 में क्या हो रहा है, टेम्परेचर तो है आपका कांस्टेंट और प्रेशर हो रहा है डिक्रीज। तो भैया टेम्परेचर आपका कांस्टेंट होना चाहिए और तो इसका मतलब दिस शुड इन दिस डायरेक्शन, बराबर है। तो इस प्रकार से ये साइक्लिक ग्राफ यहां पर कंप्लीट हो गया। टेम्परेचर इज कांस्टेंट, बराबर। अब देखो यदि यहां पर देखो वॉल्यूम और टेम्परेचर का यदि रिलेशन देखो तो टेम्परेचर कांस्टेंट होने पर, मैंने क्या कर दिया, टेम्परेचर कांस्टेंट होने पर प्रेशर के साथ में रिलेशन क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट होने पर प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन क्या है? तो भैया प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन यह है कि यदि वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो प्रेशर डिक्रीज होगा और प्रेशर डिक्रीज हुआ तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये रिलेशन ऐसा आ जाएगा स्ट्रेट लाइन का। क्यों? क्योंकि देखो वॉल्यूम को आपको क्या करना है, सॉरी यहां पर देखेंगे तो प्रेशर आपका 3 से 1 में डिक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम शुड इंक्रीज, तो वॉल्यूम तभी इंक्रीज होगा, आप सीधे जाओगे। तो ये तरीका है। अब दूसरा एक पॉइंट और सुन लीजिए, इन ग्राफ में क्या होता है, ये जो पॉइंट 1 है ना, वो भी आपको इससे ये डॉटेड करते हुए बताना होता है। हालांकि मैं बता नहीं पाया हूं यहां पे, ये वाला जो पॉइंट है वो इससे ऐसे होना चाहिए था, बिल्कुल आइडेंटिकल वे में, ठीक है। सर आपने क्यों नहीं बताया? तो उसका रीजन ये क्योंकि ग्राफ बनाने से पहले मुझे नहीं मालूम मैं पॉइंट कहां लूं।
क्या ग्राफ बनाने से पहले मुझे मालूम था पॉइंट कहां आएगा? नहीं। तो जब एक बार आप ग्राफ बना लोगे उसी के बाद आप जस्टिफाई कर पाओगे कि इस ग्राफ को कहां शिफ्ट करना है। ठीक है, बिल्कुल इसके जैसा ही आएगा। मतलब आप इस ग्राफ को यदि यहां बनाते हो तो ये ग्राफ विल बी लाइक दिस ओनली, बिल्कुल ऐसा ही है। बस क्या है, पोजीशन बदल चुकी है 1 2 3 की। पहले देखो 1 2 3 था, अब 1 2 3 अलग जगह पर पहुंच गया है। इज इट क्लियर टू यू? श्योर? ओके, जो ये ग्राफ के दो क्वेश्चन हो गए हमारे पास में। लो भाई, when an ideal monoatomic gas is heated at constant pressure, find fraction of heat energy which increases the initial। ये क्या लिख दिया क्वेश्चन, आधा आधा सा लग रहा है इसमें। when an ideal monoatomic gas, ठीक है, monoatomic gas दिया है, is heated at constant pressure, प्रेशर कांस्टेंट दिया गया है, find the fraction of heat energy which increases the initial energy होना चाहिए बेसिकली, या फिर इंटरनल एनर्जी। तो मैं बोलूंगा इनिशियल एनर्जी तो हमारे पास कुछ काम की नहीं है, तो इट मस्ट बी इंटरनल एनर्जी। ये क्या होना चाहिए बेटा? इंटरनल एनर्जी, ऐसा वर्ड होना चाहिए यहां पे। ठीक है, तो अब देखो बेसिकली सवाल में क्या पूछा, व्हेन आइडियल मोनोडायनेमिक गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ हीट एनर्जी व्हिच इंक्रीजेस द इंटरनल एनर्जी। मतलब ये हो गया कि आपको यहां पर कैलकुलेट करना है डेल्टा यू डिवाइडेड बाई डेल्टा क्यू, डेल्टा यू डिवाइडेड बाई डेल्टा क्यू, इसमें आपको ये कैलकुलेट करना है। ओके, चलो भैया डेल्टा यू डिवाइडेड बाई डेल्टा क्यू कैसे करें? तो भैया हम लोग जानते हैं डेल्टा यू का जो फॉर्मूला होता है वो तो आपका सदाबहार एन सी वी डेल्टा टी होता है, यस और नो। और डेल्टा क्यू, तो यहां पर ध्यान से देखिए, व्हेन एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर है, मतलब डेल्टा क्यू जो आएगा वो आपका एन सी पी और डेल्टा टी आएगा। अब जिसको ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में जब मैं आपको अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस करवा रहा था, जब जिसने ध्यान दिया होगा उसको ये चीजें याद होंगी, और जिसको याद होंगी उसके लिए कोई परेशानी नहीं है। तो भैया आपने इनको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, यस और नो। अब यहां पर सीवी और सीपी के आंसर काइनेटिक थियोरी वाले चैप्टर से कर लो। ओके, बताओ सीवी का आंसर कितना आता है? देखो सीवी बराबर क्या होता है, सीवी बराबर होता है डी यू बाई डी टी, और डी यू कितना होता है, डी बाई डी टी ऑफ नंबर ऑफ मोल्स डिग्री ऑफ फ्रीडम आर टी बाई टू, बराबर है, यस और नो। तो अब ये है बेटा मोनो एटॉमिक गैस, और मोनो एटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 3, तो इसका मतलब ये आ जाएगा 3 FR/2। सो यू विल बी राइटिंग 3 FR/2, और सीपी कितना आ जाएगा फिर 5 FR/2। सो यू आर गेटिंग आंसर एज 3/5। आंसर कितना मिल रहा है? 3/5। दैट इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, दूसरे क्वेश्चन को जरा रीड कर दीजिए। फ्रैक्शन ऑफ हीट एनर्जी विच इज यूटिलाइज्ड एज वर्क, बताओ। अब आपको मालूम है डेल्टा यू बाई डेल्टा क्यू 5 है, तो डेल्टा डब्ल्यू कितना होना चाहिए? देखो ध्यान से देखो, डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस का डेल्टा डब्ल्यू। अब ये इसी सवाल के अंदर दिया है इसलिए मैं ऐसा कर पा रहा हूं, अदरवाइज मैं ऐसा नहीं कर पाता। डेल्टा क्यू से डिवाइड कर दो तो इधर में आएगा 1 बराबर डेल्टा यू प्लस का डेल्टा क्यू, और प्लस का बेटा डेल्टा डब्ल्यू डिवाइडेड बाई डेल्टा क्यू, तो 1 बराबर 3/5 प्लस का डेल्टा डब्ल्यू डिवाइडेड बाई डेल्टा क्यू। तो सॉल्व करने पर आपको डेल्टा डब्ल्यू डिवाइडेड बाई डेल्टा क्यू का आंसर मिलेगा कितना? 2/5। ठीक है, 2/5। तो देखो पहले सवाल का आंसर है 3/5, दूसरे सवाल का आंसर है 2/5। मतलब यदि आपने 5 जूल हीट एनर्जी दी होती तो उसमें से 2 जूल तो वर्क डन में काम आता, और 3 जूल बेटा उसकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने के लिए यहां पर काम में आने वाला था। क्या ये बात समझ में आई है? देखो एकदम सिंपल चीजें हैं। सवाल थोड़ा सा अजीब सा लगा होगा लैंग्वेज पढ़ने के बाद में, हालांकि उसमें एक छोटी सी टाइपिंग एरर भी थी। इंटरनल एनर्जी की जगह भाई हमारे इनिशियल ही लिख के छोड़ गए थे, कोई बात नहीं, होती रहती है, हमें संभाल के लेना है हर चीजों को। क्लियर? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं।
कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गामा बराबर Cp बाई Cv फॉर अ गैसियस मिक्सचर कंसिस्टिंग ऑफ N1 बराबर 2 मोल्स ऑफ O2 एंड N2 बराबर 3 मोल्स ऑफ CO2. द गैसेस आर अज्यूम टू बी आइडियल. ओके, दिस इज द क्वेश्चन. अब देखो, इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं. एक तरीका तो यह है कि आपको डायरेक्टली फॉर्मूला याद हो, और दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका भैया ये आता है कि आप अलग अलग कैलकुलेट करें. तो हम लोग पहले फॉर्मूले से बात करते हैं. हालांकि मैं आपको बता दूं, काइनेटिक थ्योरी के लेक्चर में बिल्कुल ऐसा ही सच काइंड ऑफ क्वेश्चन हैज बीन डिस्कस बाय द मतलब आपके लर्न थ्रू एमसीक्यू सीरीज में भी काइनेटिक थ्योरी का या थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, उसमें कहीं तो भी एक क्वेश्चन ये डिस्कस हो चुका है ऑलरेडी, जहां तक मुझे याद है. ठीक है, ओके. सो कैन वी स्टार्ट विद द फॉर्मूला और डायरेक्टली मतलब फॉर्मूला से स्टार्ट कर लेते हैं. फॉर्मूला जो इनका होता है बेटा, ऐसे मिक्सचर के सवालों को केमिस्ट्री में भी आपने किया होगा, N1 प्लस का N2 अपॉन गामा मिक्सचर माइनस का 1 बराबर N1 अपॉन गामा 1 माइनस का 1 प्लस का N2 अपॉन गामा 2 माइनस का 1. अब यदि आपको ये गामा 1 और गामा 2 की वैल्यू याद है, नंबर ऑफ मोल्स मालूम है, तो कोई दिक्कत है ही नहीं है. यस और नो. अब यहां पर क्या होता है, N1 किसी एक को मान लो और N2 किसी एक को मान लो, तो बताओ क्या कर सकते हैं? तो हमारे पास में एक ऑक्सीजन है और एक कार्बन डाइऑक्साइड है. ऑक्सीजन हमारे पास में डाई एटॉमिक है और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास में पॉली एटॉमिक है. तो जो डाई एटॉमिक गैस रहेगी उसके लिए आपका गामा कितना आता है? 7/5. मोनो एटॉमिक होती तो 5/3, और पॉली एटॉमिक के लिए 4/3. 3FRT और 4FRT, उनको डिवाइड करोगे तो 4/3 आएगा. चलो तो स्टार्ट करते हैं. N1 प्लस N2, तो आपको लिखना कितना है? 2 प्लस का 3 डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1 बराबर, चलो N1 मान लो, इसको 2 मान लो, तो 2 डिवाइडेड बाई 7/5 माइनस 1 प्लस का 3 डिवाइडेड बाई गामा 2, मतलब आप लिखोगे 4/3 माइनस का 1. नाउ यू जस्ट नीड टू सॉल्व दिस इक्वेशन. अब ये सिर्फ कैलकुलेशन का सवाल है, अनलेस एंड अनटिल आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है. फॉर्मूला याद है तो बताओ इस सवाल में कुछ भी नहीं है. यही सवाल पूछे जाते हैं, ऐसे ही टाइप के सवाल एग्जामिनर पूछता है आप लोगों से एग्जाम में भी, मेडिकल एंट्रेंस में. यदि अभी आजकल आप देखोगे तो आपको आप पाओगे कि जेई मेंस में भी जो 25 एक सवाल पूछते हैं उसमें से 15 एक सवाल तो ऐसे होते हैं एकदम हलवा से सवाल होते हैं, 5-10 सवाल ही ऐसे डिफिकल्ट से डालते हैं अभी तो मेंस के एग्जाम में. जेई एडवांस की बात अलग कर रहे हैं हम लोग, लेकिन मेंस में तो लगभग ऐसा ही कर रहे हैं. वो थोड़ा सा इजी है आजकल के पेपर के पैटर्न. यदि हम लोग फिजिक्स को कंपेयर करें, देखो इफ आई कंपेयर द फिजिक्स विद द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, जो पहले पेपर बना करते थे उस समय के हिसाब से, तो उस समय के हिसाब से वो क्वेश्चन डिफिकल्ट हुआ करते थे. लेकिन अभी जो बन रहे हैं वो अभी के समय के हिसाब से थोड़े इजी हो गए. अभी के समय के हिसाब से मैं ये नहीं कहूंगा, देखो आप लोगों के लिए हो सकता है वो क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट लगे, लेकिन जो जेई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं ऑलरेडी, उनके लिहाज से देखा जाए तो उनके हिसाब से वो क्वेश्चन काफी हद तक इजी हो जा रहे हैं. चलो तो अब इसको जरा करेंगे सॉल्व. तो ये आएगा 5 डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1 बराबर, देखो 7 में से 5 गए 2, तो ये ऊपर जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 2, सही गया, प्लस 3 3 9 डिवाइडेड बाई 4 में से 3 गए तो 1. ओके, तो ये आएगा बेटा 5 प्लस 9, 9 और 5 14. ओके, तो मेरे पास में बच रहा है 5 डिवाइडेड बाई गामा माइनस का 1 बराबर का 14. कैलकुलेशन करता हूं तो गामा माइनस 1 बराबर 5/14, तो आपके पास में गामा का आंसर 14 और 5 19, 19/14. आई एम गेटिंग दिस आंसर 19/14. डिवाइड करके आंसर निकाल लो. 1 पॉइंट कितना आएगा, 5 जो 14 है 14 तो 1.3, और उसके बाद कितना बच गया 8 0, 14 पंजे 70, 14 84. सो डिवाइड करके आंसर आप निकाल सकते हो 1.35 जो भी आंसर आ रहा है. क्लियर. दूसरा तरीके की यदि हम लोग बात करते हैं तो दूसरे तरीके में आप लोग क्या कर सकते हैं इसको देखते हैं. देखो गामा मिक्सचर का मतलब है कि भैया सीपी ऑफ मिक्सचर डिवाइडेड बाय सीवी ऑफ मिक्सचर. ठीक है, तो भैया सीवी ऑफ मिक्सचर का मतलब होता है N1 CV1 प्लस N2 CV2
डिवाइडेड बाई N1 प्लस का N2, और Cp मिक्सचर की जब हम लोग बात करते हैं तो हम लोग लिखते हैं N1 Cp1 प्लस का N2 Cp2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस का N2। तो यहां से यदि आप देखते हो तो आप क्या कर सकते हो, इसे इस प्रकार से ला सकते हो। किस प्रकार से? Cp मिक्सचर डिवाइडेड बाई Cv मिक्सचर बराबर N1 Cp1 प्लस N2 Cp2 डिवाइडेड बाई N1 Cv1 प्लस का N2 Cv2। ठीक है, ये आ गया हमारे पास में। अब यहां पर आप Cv और Cp की वैल्यूज निकालना जानते हो, इनको निकाल लीजिए और इनको पुट कर दीजिए। क्लियर? श्योर? मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, पॉली एटॉमिक, सबकी वैल्यू आपको पता होती है। यहां से भी यदि आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट द सेम आंसर, और वो सेम आंसर कितना आएगा? 19/14 ही आना चाहिए। यदि नहीं आया इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक या तो करी होगी, या फिर आप लोग ऐसा कुछ गड़बड़ी भी कर सकते हैं। यस और नो? बोलो फटाफट। देखो कुछ एक सवाल और करवाता हूं मैं इसके बाद में, और फिर हम लोग अपना पैकअप करेंगे। ठीक है, 1 mole of an ideal monoatomic gas is taken around the cyclic process ABCA as shown in the figure. Calculate the work done by the gas, the heat rejected by the gas in the path CA, and the heat absorbed by the gas in the path AB, the net heat absorbed by the gas in path BCA। सवाल ओके, एक सेकेंड है, इसका डायग्राम मुझे देखना पड़ेगा। डायग्राम 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 ओके, चलो ये वाला डायग्राम है हमारे पास में इसका। अब इसको मुझे दो जगह पे लेना और पड़ेगा। एक काम करता हूँ, रुको, इसको अगले पेज पे ले लेता हूँ डायग्राम को। अच्छा है डायग्राम, मुझे लगा डायग्राम ही नहीं दिया है। ओके ठीक है, कोई बात नहीं। अब चलो ठीक है, डायग्राम मेरे सामने आ गया, तो अब मुझे सवाल में क्या क्या पूछा उसको देख लेते हैं। वर्क डन बाई द गैस, ओ बोलो वर्क डन बाई द गैस क्या होगा भैया? वर्क डन का मतलब है इसका एरिया। चलो तो पहले सवाल का आंसर आएगा एरिया, तो हाफ इंटू बेस 2v0 माइनस v0 मतलब v0 इंटू हाइट 3p0 माइनस का p0 मतलब 2p0। सो बेटा यू आर गेटिंग अगेन p0 v0। बट अब इस बार ध्यान दीजिए, वर्क डन पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? बताओ कैसे करोगे? तो जाहिर सी बात है यहां पर जो प्रोसेस है वो कैसी है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, और क्लॉकवाइज में वर्क डन कितना आता है? पॉजिटिव आता है। यदि एंटी क्लॉकवाइज होती तो नेगेटिव आती। ठीक है, ओके। अगला सवाल क्या है? अगला पार्ट है इसमें, द हीट रिजेक्टेड बाय द गैस इन द पाथ सीए। सीए कहां है भाई? देखो ये है आपका सीए। अब हीट पूछिए मतलब क्यू पूछा है। ठीक है, तो भैया आप क्यू कैसे निकालोगे? तो आपके लिए जाना पड़ेगा आपको डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस का डेल्टा डब्ल्यू में, है ना। तो पहले आप डेल्टा डब्ल्यू निकाल लीजिए। तो डेल्टा डब्ल्यू बेटा यहां पे कितना आएगा? एरिया अंडर कर्व। यस और नो? आपने बोला सही बात है। ओके, तो इसके अंदर का एरिया कितना आएगा? तो ये आएगा बेटा आपका पी नॉट वी नॉट, है ना। पी नॉट तो कांस्टेंट है, 2v0 माइनस का वी नॉट। यस और नो? अच्छा ये वर्क डन पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? तो दिस विल बी नेगेटिव, क्योंकि यहां पर कंप्रेशन हो रहा है। अब आपको चाहिए डेल्टा यू, तो डेल्टा यू क्या होता है? एन आर पे ही चली जाती मेरी गाड़ी बार बार। एन सीवी डेल्टा टी। डेल्टा यू का मतलब क्या होता है? एन सीवी डेल्टा टी। अब डेल्टा टी का मतलब यहां पर टेम्परेचर के बारे में पता होना चाहिए। तो बोलो टेम्परेचर कैसे निकालोगे? तो भैया देखो यहां का जो टेम्परेचर है उसे मैं लिख सकता हूं टी नॉट बराबर, देखो पीवी बराबर एनआरटी आपका काम आने वाला है। पीवी बराबर एनआरटी, तो यहां का टेम्परेचर आएगा बेटा पी नॉट वी नॉट अपॉन एनआर। बराबर है, यहां पर प्रेशर पी नॉट है, वॉल्यूम वी नॉट है, और यहां का जो टेम्परेचर आएगा वो कितना आएगा? 2p0 v0, 2p0 v0 अपॉन एनआर। बोलो यस और नो? अरे बोलो यही आएगा कि नहीं आएगा? प्रेशर टेम्परेचर कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो आपने लिखना है डेल्टा यू बराबर एन और सीवी। सीवी के लिए बेटा आपको मोनो एटॉमिक गैस दी है शायद से, 1 मोल ऑफ एन आइडियल मोनो एटॉमिक गैस। तो बताओ मोनो एटॉमिक गैस के लिए 1 मोल है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स तो 1 हो गए, और सीवी की वैल्यू कितनी आएगी 3r/2, यस और नो। तो भैया आप लिख दीजिए यहां पर 3r/2, तो 1 इंटू 3r/2 इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी का मतलब क्या है, फाइनल टेम्परेचर माइनस का इनिशियल टेम्परेचर। तो आप लोग लिखोगे कितना, पी नॉट वी नॉट अपॉन आर माइनस 2 पी नॉट वी नॉट अपॉन आर। सर एन कहां गया, तो नंबर ऑफ मोल्स 1 है, उसको 1 ही रहने दिया। तो यहां पर आप देखेंगे डेल्टा यू का आंसर कितना आएगा। तो डेल्टा यू का आंसर निकालने के लिए आप देखिए आर कॉमन ले लीजिए, कट जाएगा, और बेटा 2 पी नॉट और पी नॉट वी नॉट कितना बचेगा, माइनस का पी नॉट वी नॉट। तो यू आर गेटिंग माइनस का 3/2 पी नॉट वी नॉट, दैट इज योर डेल्टा डब्ल्यू। तो बताओ डेल्टा क्यू कितना आएगा। तो डेल्टा क्यू जो आएगा वो आएगा पी नॉट वी नॉट, सॉरी डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। तो इतना आंसर आएगा माइनस का 5/2 पी नॉट वी नॉट, यस और नो। या आप इसे लिख सकते हो माइनस का 2.5 पी नॉट वी नॉट, यस और नो। बोलो फटाफट से, ये कहां से कहां तक निकाला है, सी से ए तक। अच्छा एक बात बताओ, ये माइनस आई है, मतलब हीट इज नॉट गिवन टू द सिस्टम, बल्कि हीट इज गिवन बाय द सिस्टम हुआ है। बिल्कुल सही बात है। और क्या है यहां पर, देखो सवाल में बार बार जाना ही पड़ेगा, ए बी के लिए भी करना है यार, ये तो ए बी कहां है, ओ ए बी के लिए भी करना है। क्या आप इसके लिए कर सकते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम प्रोसेस होगी। अच्छा इसमें यदि आप देखेंगे तो एक पॉइंट याद होगा तो आपसे सवाल जल्दी हो जाएगा, वो पता है क्या, देखो दिस इज योर आइसोकोरिक प्रोसेस है, ये है आइसोकोरिक प्रोसेस, और आइसोकोरिक प्रोसेस यदि है तो बेटा डेल्टा क्यू बराबर एन सी वी डेल्टा टी ही होता है। यार मैंने यहां पे गलती कर दी ना, सीधा सीधा लिख सकता था मैंने इतना लंबा करना ही नहीं चाहिए था। बताओ कैसे, याद करो, ये आइसोबारिक प्रोसेस थी, और आइसोबारिक प्रोसेस में डेल्टा क्यू मेरे पास सीधा आ सकता था एनसीपी डेल्टा टी। मुझे इतना लंबा प्रोसेस नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब मैं कर चुका हूं तो कोई बात नहीं। क्या होता है जनरली ये आइसोकोरिक वाला तो याद रहता है, आइसोबारिक वाला कई बार दिमाग में से स्लिप कर जाता है। तो चलो सीधा सीधा कर दो, नंबर ऑफ मोल्स 1 है, सीवी आपका 3r/2 है, और ये अब डेल्टा टी। अब क्या करें, तो बेटा यहां का टेम्परेचर आपको मालूम है टी नॉट है, जो पी नॉट वी नॉट अपॉन एन आर है, और यहां पर और निकाल लो। तो यहां कैसे निकालेंगे भैया बताओ, 3 पी नॉट वी नॉट, 3 पी नॉट वी नॉट अपॉन एन आर, बोलो यस और नो। तो भैया फाइनल टेम्परेचर ये है और ये इनिशियल है, तो आप लिखोगे कितना आएगा 2 पी नॉट वी नॉट अपॉन आर। क्यों, मैंने नंबर ऑफ मोल्स को 1 ले लिया है। तो आप सॉल्व कर लीजिए, तो डेल्टा क्यू का आंसर आया, 2 से 2 कट जाएगा, आर से आर कट जाएगा, तो यू आर गेटिंग 2 पी नॉट वी नॉट, यस और नो। तो ये है आपका प्लस, तो ये है आपका हीट गिवन बाय द गिवन टू द सिस्टम, यस और नो। वही पूछा भी होगा, एब्जॉर्ब बाय द गैस। एब्जॉर्ब बाय द गैस का मतलब क्या है, गिवन टू द सिस्टम। एक और पूछा है बीसी, तो सभी एक साथ पूछ लेते तो दिक्कत क्या थी, अब बचा ही क्या है, सब तो निकाल लिए हम लोगों ने। हर एक प्रोसेस के लिए आपको अलग अलग करना पड़ेगा, यस ओके। सो अगले वाली प्रोसेस बेटा मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, सब चीजें आपके पास में गिवन है, आप इजीली कर सकते हैं, यस और नो। बस ध्यान क्या रखना है आपको, वर्क डन और डेल्टा यू निकालने पड़ेंगे, क्योंकि ना तो ये तो आइसोथर्मल देखो ना तो ये आइसोबारिक है ना ये आइसोकोरिक है कि डायरेक्ट डेल्टा क्यू लिख दो, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, यस। ओ काफी लंबा सवाल लग रहा है ये तो। देखो सवाल में क्या बोला गया है, 2 थर्मली इंसुलेटेड वेसल्स, आपके पास में 2 थर्मली इंसुलेटेड वेसल्स हैं, एक का नंबर है 1 एक का नंबर है 2, आर फिल्ड विद एयर एंड कनेक्टेड बाय अ शॉर्ट ट्यूब इक्विप्ड विद अ वॉल्व। ध्यान से देखिए सवाल को, देखो सवालों में कहां पे क्या दिया गया है वो जब तक आपको नहीं पता होगा तब तक सवाल ही नहीं होगा।
द वॉल्यूम्स ऑफ द वेसल एट द प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ एयर इन देम आर नोन एज V1 P1 T1 एंड V2 P2 T2। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, सब चीजें दी हुई हैं। फाइंड एयर टेम्परेचर एंड प्रेशर एस्टेब्लिश आफ्टर द ओपनिंग ऑफ द वॉल्व। ठीक है, मतलब यहां पर क्या हो रहा होगा कि डेफिनेटली यहां पर एक कनेक्शन दे रखा होगा और ये यहां पर होगा। तो यहां पर बोला है P1 है, V1 है और T1 है। मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूं। ये है P1, ये है V1, ये है T1, यहां पर लग रहा है वॉल। ये है P2, ये है V2 और ये है बेटा T2। सही दिया है, ओके। जब आप वॉल्व को खोल दोगे तो क्या होने वाला होगा ये बताइए। मैंने मान लिया लेट्स से इसमें नंबर ऑफ मोल्स हैं N1 और इसमें नंबर ऑफ मोल्स हैं N2। जब आप वॉल्व को खोल दोगे तो बेटा ये सिस्टम कुछ ऐसा बनता हुआ नजर आएगा। यस और नो? मैं बोला सही बात है। अच्छा, ये दोनों यदि एक साथ जुड़ गए हैं तो अब इसमें क्या होगा कि दोनों तब तक इधर उधर होगा, डिफ्यूजन लॉ आ जाता है। मतलब दोनों का प्रेशर सेम रहेगा। मतलब यहां का प्रेशर यदि P0 है तो यहां का भी प्रेशर P0 रहेगा। टेम्परेचर देखो दोनों कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ में, तो इसका टेम्परेचर यदि T0 है तो इसका भी टेम्परेचर T0 रहेगा। अच्छा, वॉल्यूम का क्या कहोगे बताओ? वॉल्यूम सेम रहेगा या अलग अलग रहेगा? तो वॉल्यूम बेटा सेम रहेगा क्योंकि कंटेनर तो उतना ही है ना कि कंटेनर चेंज हो जाए। कंटेनर चेंज नहीं होगा तो वॉल्यूम विल बी रिमेन सेम। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स तो बेटा इसमें अब N1 डैश आ जाएंगे, इसमें N2 डैश आ जाएंगे। कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, वॉल्यूम उस कंटेनर का वॉल्यूम होता है ना कि गैस का वॉल्यूम जिसमें गैस रखी जाती है। तो यदि 100 मॉलिक्यूल्स भी इतनी जगह को घेर सकते हैं और 50 मॉलिक्यूल्स भी उतनी जगह को घेर सकते हैं तो वॉल्यूम हमेशा बदल जाता है। सॉरी, वॉल्यूम हमेशा सेम रह जाते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और ये सारी चीजें यहां पर क्या होती हैं, चेंज होती हैं। तो अब आप सोचिए, क्या नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स को आप चेंज कर सकते हो? बिल्कुल नहीं कर सकते। मतलब एज पर द कॉन्सेप्ट नंबर ऑफ मोल्स तो कंजर्व रहेंगे। तो मतलब पहले यदि नंबर ऑफ मोल्स N1 प्लस का N2 है तो बाद में नंबर ऑफ मोल्स N1 डैश प्लस का N2 डैश रहेंगे और ये सेम रहेंगे। मतलब ठीक है। अब N1 और इसको निकालना है तो PV बराबर NRT से आप लगा दीजिए। तो PV बराबर NRT से यदि देखोगे तो N बराबर आएगा PV अपॉन RT। बोलो यस और नो? तो आपने बोला ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट। तो आप ले लिखा है P1 V1 अपॉन RT1 प्लस का P2 V2 अपॉन RT2। ये पहली सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन में ध्यान से देखते चलना, P0 V1 P0 V1 अपॉन R T0 प्लस का P0 V2 अपॉन R T0। देखो, यदि ये इक्वेशन आपने ध्यान से लगाई है तो ही आपका सवाल सही होगा, नहीं तो यहां पर गलती की पूरी पूरी गुंजाइश है। क्लियर? ओके। तो अब कुछ कटने लायक दिख रहा है तो आपको बेटा आर 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 ये कट गया और यहां से P0 अपॉन V0 कॉमन आ जाएगा। P0 अपॉन D0 यहां से कॉमन निकाल सकते हो। तो भैया आपके पास में एक इक्वेशन बच गई जो लिख रही है P1 V1 अपॉन T1 और प्लस का P2 V2 अपॉन T2 बराबर P0 अपॉन T0 कांस्टेंट आ जाएगा और ये आएगा V1 प्लस का V2। बोलो यस और नो? सर जी इससे तो कुछ मेरे को फायदा दिख नहीं रहा है। क्या इससे कोई फायदा आपको दिख रहा है? P1 V1 अपॉन T1 प्लस का P2 V2 अपॉन T2 बराबर P0 अपॉन T0 बराबर V1 प्लस का V2 से कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं है क्योंकि P0 और T0 जो पूछे हैं वो दोनों की दोनों सेम है वैसे, लेकिन इससे कोई मेरे को रिजल्ट नहीं मिल रहा है, मुझे सिर्फ और सिर्फ इससे रेशो मिल रहा है। तो नाउ व्हाट टू डू, दैट इज द क्वेश्चन। अब क्या करें? तो अब आप देखो यहां पर इस प्रोसेस में इतना तय है कि भैया पूरे सिस्टम की जो एनर्जी है क्या वो चेंज हो रही है? बिल्कुल नहीं। तो एनर्जी कंजर्वेशन भी तो लगा सकता हूं। लगा सकता हूं नहीं लगा सकता? बिल्कुल लगा सकता हूं। यस और नो? अच्छा ठीक है। यदि मैं एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में सोचता हूं तो मतलब टोटल इंटरनल एनर्जी विल रिमेन कांस्टेंट। तो मैंने मान लिया इसकी U1 प्लस का U2 बराबर U1 डैश प्लस का U2 डैश बराबर है। अच्छा, U का फॉर्मूला क्या होता है? NCV डेल्टा T।
एन सी वी डेल्टा टी, जिसे मैं एन सी वी टी वन लिख सकता हूं। तो मैं लिखना यदि चालू करता हूं यहां पर, तो मुझे मिलेगा एन वन सी वी वन टी वन एन टू सी वी टू टी टू बराबर यू वन डैश प्लस का यू टू डैश। तो क्या आएगा बेटा, एन वन सी वी वन डैश टी वन डैश प्लस का एन टू डैश सी वी टू डैश टी टू डैश। यस और नो, ये मैंने यहां पर लिख दिया है। अब जरा बस थोड़ा सा यहां पर दिमाग लगा के चीजों को ध्यान से देखना। वो ये है कि यदि आपने थोड़ा सा फोकस किया होगा तो वो ये पाया होगा कि यहां पर क्या लिखा गया है, टू थर्मली इंसुलेटेड वेसल्स 1 and 2 आर फिल्ड विद एयर एंड कनेक्टेड बाय अ शॉर्ट ट्यूब इक्विप्ड विद अ वॉल। इसका मतलब यह है कि इसके अंदर में जो गैस है वही गैस इसके अंदर में है, और वो क्या है, एयर है। अच्छा, यदि एयर है तो इसका मतलब, अब चाहे एयर को आप मोनो एटॉमिक, मोनो डाई एटॉमिक, जो आपको मानना है वो तो ठीक है। हालांकि आपको ये सारी चीजें बताई हुई है, गामा की वैल्यू उसके लिए निकल के आती है 1.4 स्टैंडर्ड सवाल है ना। तो इसका मतलब CV1 और CV2 तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, मतलब ये तो हमारा CV1 तो बस एम ही आ रहा है, इसको तो आप वैसे ही काट दो। तो अब आपको समझ में आया होगा कि यहां से मैं लिख सकता हूं N1T1 प्लस का N2T2 बराबर N1 डैश, और ये आएगा बेटा T0 प्लस का N2 डैश T0। तो यहां से आपको मिल रहा होगा T0 बराबर N1T1 प्लस का N2T2 अपॉन N1 डैश प्लस का N2 डैश। गाड़ी तो आपकी अभी भी अटकी पड़ी है, वो कैसे बताओ, इनको कहां से सॉल्व करें, क्या मैं इनको सॉल्व कर पा रहा हूं? थोड़ा सा सोचेंगे तो आपको होने लगेगा N1 बराबर, क्या मेरे पास में N1 का मतलब P1 V1 अपॉन PV बराबर NRT, एक सेकेंड ना, PV बराबर NRT, तो RT1 इंटू T1 प्लस का क्या, इसको मैं P2 V2 अपॉन RT2 इंटू T2 लिख सकता हूं, ओ अपॉन N1 डैश। तो भैया N1 डैश का मतलब है P0 V1 अपॉन R T0 प्लस का, ये तो उलझ गया भैया, P0 V2 डिवाइडेड बाई R T0। यस और नो, मैंने बोला ठीक है। अब काटने लायक चीजों को देखो, कुछ कटने लायक दिख रहा है क्या? वही फिर से R R R R कट रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है यार? ये सेम वहीं पे पहुंच गया मैं तो अटक के। कुछ गड़बड़ी कर बैठा क्या मैं? N1 डैश T0 N2 डैश T0, ये तो मैंने सही लिखा है। ओके, देखो एक चीज मिल गई मेरे को, क्या? देखो ये जब सब चीजें हैं ये किसके बराबर हैं? ये हैं बेटा आपके T0 के बराबर, है ना। अब यदि मैं इसको वापस से लेके चलता हूं, देखो एक और चीज, यहां पे T1 से T1 कैंसल, T2 से T2 कैंसल, ओके। तो अब जरा यहां पर ध्यान रखना, देखो क्या चीजें मिल रही हैं, चीजों देखो क्या है। मैं इसको लिख सकता हूं, अगले पेज पे मुझे जाना ही पड़ेगा, P1 V1 प्लस P2 V2, P1 V1 प्लस का P2 V2 अपॉन में देखिए क्या मिला है मुझे, V1 अपॉन T0, तो आपने लिख दिया V1 अपॉन T0 प्लस का V2 अपॉन T0, और P0 भी साथ में चल रहा है, P0 भी साथ में चल रहा है, प्लस का V2 अपॉन T0, और P0 बराबर है T0। तो जरा इनको इधर उधर लेके जाइए तो आपको मिलेगा P1 V1 प्लस का P2 V2 बराबर T0, और ये डेटा मिल रहा है बेटा P0 V1 अपॉन T0 प्लस का P0 V2 अपॉन T0। बोलो यस और नो। सर इसका फायदा देखो, T0 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 कैंसल, और यहां पर आपको मिलेगा P1 V1 प्लस का P2 V2 बराबर P0 निकाल लिया कॉमन, तो ये मिल गया बेटा V1 प्लस का V2
सो यहां से आपको पी नॉट मिलेगा कितना, P1V1 प्लस का P2V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस का V2। लो ये मिल गया है आपका कॉमन प्रेशर, ये मिल गया है आपका कॉमन प्रेशर। सवाल ने थोड़ी सी जद्दोजहद जरूर करवाई है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो थोड़ा बहुत मेहनत करोगे, नहीं तो फिर काम कैसे बनेगा। बोलो यस और नो, तो आपने बोला ठीक है। अब यदि आपको चाहिए होता टेम्परेचर, भाई कॉमन टेम्परेचर भी तो निकालना है, तो अब कैसे करें। यहां तक तो ठीक है भाई, यहां तक तो आपने बहुत ही इजीली कर लिया। नाउ क्वेश्चन इज टी नॉट कितना आएगा। तो भैया टी नॉट देख लीजिए आपके सामने, यहां पर पी नॉट की वैल्यू यदि मैं पुट करता हूं तो उसके बाद में मिलेगा ये सारी चीजें। क्यों, कैसे, देखो इससे पहले चले जाओ पीछे की साइड में। हालांकि मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता सकता हूं इसमें कि कितना आएगा, क्योंकि देखो P1V1 प्लस P2V2 इसमें तो कोई चेंज आने वाला नहीं है, बस फर्क कितना आएगा, V1 की जगह अब यहां पर P1V1 अपॉन T1, सॉरी P1V1 अपॉन T1 प्लस, हाँ P1V1 अपॉन T1 प्लस P2V2 अपॉन T2 और ऐड हो जाएगा। कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको बैक साइड पे जाना ही पड़ेगा। देखो यहां पर इससे भी पहले ये देखो, ये सारा डेटा आपके पास में था, है ना। तो यहां पर से यदि मैं देखता हूं इस डेटा को, देखिए क्या है, टी नॉट को इधर डाल दो और इसको इधर लेके आ जाओ। तो देखो इस डेटा को देखो, इस वाली इक्वेशन को देखो, और यहां से बेटा आप इधर में आ जाओ, इस वाली इक्वेशन से थोड़ा सा आगे। तो हमारे पास में है P1V1 अपॉन T1 प्लस का P2V2 अपॉन T2 इक्वल्स टू, वापस जाइए थोड़ा सा, देखो मुझे भी याद नहीं हुई इक्वेशन अभी तक। P नॉट अपॉन T नॉट V1 प्लस का V2, P नॉट अपॉन T नॉट, P नॉट अपॉन T नॉट और V1 प्लस का V2। बोलो यस और नो। T नॉट को इधर लेके आओ, या फिर अब देखो जो भी है कुछ भी दिक्कत नहीं है। नाउ P नॉट इज अननोन ना, बाकी सब चीजें तो पहले से मालूम है। तो क्या मैं इस P नॉट की वैल्यू यहां से नहीं लिख सकता, यहां से लिख दो। तो यहां से जैसे ही आप लिखोगे तो आपको कितना मिलेगा, देखो आपको मिलेगा P1V1 अपॉन T1 प्लस का P2V2 अपॉन T2 बराबर 1 अपॉन टी नॉट इंटू, इसकी वैल्यू कितनी है पी नॉट की, इसकी वैल्यू है बेटा P1V1 प्लस का P2V2 अपॉन V1 प्लस का V2, और बेटा ये आपका V1 प्लस का V2 एज इट इज चल रहा है। कैंसलेशन करो। अब देखो इस बात को ध्यान रखना, ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट टाइप का क्वेश्चन है, बहुत ही स्टैंडर्ड टाइप का क्वेश्चन। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो टी नॉट का आंसर आ जाएगा P1V1 प्लस का P2V2 अपॉन P नॉट V1 अपॉन T1 प्लस का P2V2 अपॉन T2। सर एग्जाम में इतना डिफिकल्ट सवाल आएगा क्या? बेटा सवाल आ सकता है, क्योंकि ये डेटा जो है ना, ये जो दिया गया है क्वेश्चन, ये बेसिकली आपको रिजल्ट याद रखने के लिए दिया गया है। इट इज अ क्या बोलते हैं इसको, कुछ स्टैंडर्ड सवाल जो होते हैं जिनके आंसर हमें याद रखने पड़ते हैं। सो इट इज दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन जिसको आपको याद रखना है। क्लियर है? यस और नो? श्योर? कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? देखो यहां तक आपका हो गया है। इसके बाद में यदि मैं बात करता हूं आपको, तो आपको हमारा लगभग सारी प्रोसेस खत्म हो गई हैं। एडियाबैटिक प्रोसेस का एक आध भी सवाल नहीं आया, लो आ गया। हाँ ओके। A quantity of air is kept in a container having walls which are slightly conducting. The initial temperature and volume are this, equal to the temperature of surrounding and 800 centimeter cube respectively. Find a rise in temperature if the gas is compressed to 200 centimeter cube in a short time or in a long time, or take the gamma this. शॉर्ट टाइम में और लॉन्ग टाइम में। अच्छा शॉर्ट टाइम का मतलब बता सकते हैं आप लोग क्या होता है? कोई प्रोसेस सडन होती है, देखो यदि लॉन्ग टाइम में हो रही है इसका मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस है, और शॉर्ट टाइम में हो रही है इसका मतलब एडियाबैटिक प्रोसेस है। बस ये चीजें याद होनी चाहिए। अब गामा उसने दिया हुआ है, ठीक है, तो वहां से भी कई बार आइडिया लग जाता है कि गामा दिया है मतलब प्रोसेस एडियाबैटिक होगी। अब देखो इसमें सवाल में पूछा गया फाइंड द राइज इन द टेम्परेचर इफ द गैस इज कंप्रेस्ड टू 200 सेंटीमीटर क्यूब। एक है इन अ शॉर्ट टाइम और एक है इन अ लॉन्ग टाइम। यदि प्रोसेस लॉन्ग टाइम में हो रही है इसका मतलब प्रोसेस इज बीइंग कैरिड आउट वेरी स्लोली, और वेरी स्लोली मतलब आइसोथर्मल एक्सपांशन, और आइसोथर्मल एक्सपांशन या कंप्रेशन जो भी हो रहा है यहां पे, तो चेंज इन टेम्परेचर कितना आएगा? जीरो। आइसोथर्मल हो गई तो चेंज इन टेम्परेचर जीरो आएगा।
तो इसका तो आंसर आएगा 0 इन अ शॉर्ट टाइम। शॉर्ट टाइम है, इसका मतलब आपको इसको करना पड़ेगा। अच्छा, शॉर्ट टाइम में करना पड़ेगा तो हम कैसे करेंगे? तो भैया हमारे पास में टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन दिया है, तो हम लोग लिखेंगे T1 V1 की पावर गामा -1 बराबर T2 V2 की पावर गामा -1। ठीक है, देखो क्या हो रहा है, इनिशियल टेम्परेचर और वॉल्यूम दे रखे, पहले 27 डिग्री सेल्सियस और 800 सेंटीमीटर क्यूब। टेम्परेचर को केल्विन में लेके ही सवाल को सॉल्व करना है, तो 27 का मतलब आएगा 300 इंटू वॉल्यूम कितना है 200। 200 है कि 800 है? 800। तो बेटा इसका चल जाएगा, आप कुछ भी ले लोगे तो गामा -1, गामा कितना है 1.4 माइनस का 1 बराबर T2 आपको पता करना है, और वॉल्यूम है आपका 200 और पावर है बेटा 1.4 माइनस का 1। क्लियर? एडियाबैटिक के फॉर्मूले मैं जनरली प्रिफर करता हूं P इंटू वी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट से ही लेके आऊं, लेकिन T इंटू वी की पावर गामा -1 भी याद रह जाता है। चलो, तो यहां से आप देखोगे तो T2 का आंसर कितना आएगा? यह आएगा 300 इंटू 800 डिवाइडेड बाई 200 की पावर 0.4। सर ये एक ही स्टेप में कैसे कर दिया? एक ही स्टेप में ऐसे कर सकता हूं क्योंकि वहां पर भी मुझे मालूम है 1.4 माइनस 1 है और यहां पर भी 1.4 माइनस का 1 है। ठीक है, यस और नो? ठीक है, तो देखो ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो, 2 से काट लो 4 बार, तो यहां पर आपको मिलेगा T2 बराबर 300 इंटू 4 की पावर 0.4। ये डेटा हो जाता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड। 0.4 नहीं देना चाहिए, एक काम करो, सुनो, इसको डेटा को चेंज कर लो, इसको 1.5 करो। सर 1.5 क्यों? 1.5 करने से ये 0.5 आ जाएगा, तो 0.5 आ जाएगा। मैंने सवाल को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया, एग्जामिनर भी ऐसे ही देगा, नहीं तो ऐसे होंगे नहीं आपसे सवाल। तो भैया यहां पे कितना आएगा 300 इंटू पावर 0.5 का मतलब होता है रूट, मतलब आंसर कितना आ जाएगा 2। सो यू आर गेटिंग 600 केल्विन एज अ फाइनल टेम्परेचर। ध्यान रखना, सवाल के अनुसार यदि आप देखते हो तो T1 बराबर है 300 केल्विन और T2 बराबर है 600 केल्विन, तो बेटा डेल्टा T जो आएगा वो आएगा 300 केल्विन। कितना आएगा? 300 केल्विन आएगा। इतना सिंपल सा ये सवाल था जिसे हम लोगों ने यहां पर डील किया है। यस और नो? क्या ये सवाल कर सकते थे या नहीं कर सकते थे? कर सकते थे। क्या एक और सवाल कर लें हम लोग एडियाबैटिक प्रोसेस पे? बिल्कुल, एक और सवाल तो बनता है। चलो एक और सवाल यहां पर होना चाहिए। अरे, अ सैंपल ऑफ गैस गामा बराबर 1.5। देखो गामा बराबर 1.5 जनरली इसलिए दिया जाता है ताकि आप रूट निकाल सको। इज टेकन थ्रू एन एडियाबैटिक प्रोसेस इन विच द वॉल्यूम इज कंप्रेस फ्रॉम दिस टू दिस, इफ द इनिशियल प्रेशर इज दिस, व्हाट इज द फाइनल प्रेशर? और ये तो एक बात बताओ, पी वी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट, तो मैं लिख देता हूं P1 V1 की पावर गामा बराबर P2 V2 की पावर गामा बराबर कांस्टेंट। तो यहां से देखो मेरे पास P2 निकालना है, तो P2 बराबर कितना आएगा? P1 मतलब है प्रेशर है आपका 150 किलो पास्कल इंटू वॉल्यूम इन इनिशियल कंडीशन है बेटा 1600 डिवाइडेड बाई 400 और पावर है गामा मतलब 1.5। इनको सजा लीजिए बेटा आप लोग अपने उसमें, एक एक करके लगाइए। P1 की वैल्यू रखिए, V1 की वैल्यू रखिए 1600 और फिर P2 इंटू 400 की पावर भी 1.5। तो मैंने एक ही स्टेप में कर दिया है, बाकी कोई ऐसा ये नहीं है बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट टास्क। 2 जीरो से 2 जीरो काट लो, 4 से काटोगे 4 बार आएगा, तो बेटा P2 का आंसर आएगा 150 इंटू 4 की पावर 3/2। 1.5 का मतलब है 3/2, तो 3/2 मतलब पहले रूट लीजिए और उसके बाद में क्यूब कीजिए। तो पहले रूट ले लेते हैं, तो P2 बराबर बचेगा 150 इंटू रूट लोगे तो बचेगा 2, 2 की पावर 3 मतलब 8। तो P2 का आंसर आएगा बेटा कितना? 0 तो है ही है, 8 1200 किलो पास्कल। That is the final pressure which you have obtained over here in this question. How much work is done by the gas in the
प्रोसेस। बताओ वर्क डन कैसे निकालोगे, बताओ वर्क डन कैसे निकालोगे। तो प्रेशर वॉल्यूम दे रखे हैं, तो वर्क डन का जो फॉर्मूला आएगा कितना आएगा, पी फाइनल वी फाइनल माइनस पी इनिशियल वी इनिशियल डिवाइडेड बाई 1 माइनस गामा, या अब उल्टा करके लिख लो पी इनिशियल वी इनिशियल से। ठीक है, मैंने आपको ऐसे भी बताया है, यदि मैं इसको चाहूं तो इनिशियल इसको फाइनल लिख देता हूं, तो ये गामा माइनस का 1 हो सकता है। चलो तो पी इनिशियल वी इनिशियल कर लेते हैं। पी इनिशियल कितना है भैया, 150 इंटू 1600 माइनस पी फाइनल कितना है 1200 और वी फाइनल कितना है 400 अपॉन गामा 1.5 है, तो 1.5 माइनस का 1, ये आपके पास में आंसर आ जाएगा। देखो 2 जीरो और एक 3 जीरो, तो 3 जीरो को तो वैसे हटा लो यहां से पहले तो 1 2 जीरो और ये 3 जीरो हट जाएंगी। तो ये अच्छा, ये 3 जीरो क्यों हटा रहा हूं पता है, अब यहां पर एक बात देखिए, प्रेशर जो है वो किलो पास्कल में और वॉल्यूम जो है वो सेंटीमीटर क्यूब में है, तो उनको भी वॉल्यूम में उनको कन्वर्ट करना है, तो वो मैंने डेटा लिया नहीं, उसको मैं बाद में एडजस्ट करूंगा। ठीक है, तो 3 जीरो तो ये मिल गई और 1 किलो की 3 जीरो तो 6 हो गई, तो 6 जीरो से ये सब कट चुकी होंगी, सेंटीमीटर क्यूब अपना मीटर क्यूब में आ चुका होगा और ये इसमें आपका कन्वर्ट हो चुका होगा। तो 15 15 225 और 15 कितना बचेगा, 225 और 15 240, 240 माइनस 480 डिवाइडेड बाय 0.5, सो यू आर गेटिंग, देखो 480 में से 240 गए, तो ये तो आधा ही है, बराबर है ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो अगेन यू आर गेटिंग 480, अगेन यू आर गेटिंग व्हाट 480 प्लस या माइनस, सो यू आर गेटिंग माइनस। ये कैलकुलेशन समझ में आई क्या किया मैंने, 240 में से 480 गई, कितना बचा माइनस 240, तो माइनस है 0.5 का मतलब है 1/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कहानी खत्म, यू आर गेटिंग अगेन माइनस 480, और ये है आंसर जूल में। एग्जामिनर बस आपको यहीं पे कंफ्यूज करेगा, मैंने 6 जीरो जब काटी है तो कैसे करा है, तो देखो प्रेशर जो है वो मेरा किलो पास्कल में है, तो किलो का मतलब 10⁻3, ये 3 जीरो हो गई प्लस की, और 1 2 3 जीरो प्लस की, तो कितनी जीरो गई 6 जीरो। वॉल्यूम देखिए सेंटीमीटर क्यूब में है, तो सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, तो 10⁻⁻6 चाहिए, तो -6 और +6 जीरो आपस में कैंसिल आउट हो रही है, इसके कारण मैं ऐसा आंसर यहां पर लिख पा रहा हूं, अन्यथा नहीं लिख पाता। क्या ये बात समझ में आ गई है, आर यू श्योर इनफ? ओके, सो बेटा इसी के साथ में हम लोग अपने इस आज के लेक्चर को यहां पर समाप्त कर लेते हैं। मैं जानता हूं यहां पर कई लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अभी हमको क्या बोलते हैं का हीट इंजन कार्नोट साइकिल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखने को मिले, तो मैं बता दूं वो सवाल बहुत ही सिंपल होते हैं, सिंपल सी बात है, एफिशिएंसी वगैरह से रिलेटेड कुछ सवाल होते हैं, एफिशिएंसी का फॉर्मूला लगा दो, एफिशिएंसी बराबर 1 - T2 अपॉन T1, और प्रोसेस मैं समझा चुका हूं, ध्यान ये रखना है कि टेम्परेचर उसमें केल्विन में लेना है, टेम्परेचर केल्विन में लोगे सवाल वैसे ही हो जाएंगे, बिल्कुल आसान से सवाल होते हैं, कोई ज्यादा डिफिकल्ट हाई फंडू सवाल होते भी नहीं है उसमें, है ना, क्लियर। प्रोसेस किस प्रकार से, ईटा बराबर 1 - T2 अपॉन T1, ये फॉर्मूला यहाँ पे आपको अप्लाई करना है, टेम्परेचर को केल्विन में लेके चलना है, इस बात को ध्यान रखना, बस इतना ही ध्यान है, बाकी कुछ भी नहीं होता है उसमें, बाकी सारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे ही पूरी प्रोसेस यहाँ पर चल रही होती है। यस और नो, क्लियर है। हालांकि सवाल तो बहुत सारे बनाए जा सकते हैं, बहुत सारे करवाए जा सकते हैं, जैसे मैं आपसे एक आधा सवाल पूछना चाहूँ कि जैसे मान के चलो आइस को वाटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, या 0 डिग्री सेल्सियस वाले वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस वाले वाटर में कन्वर्ट करना है, बताओ एंट्रोपी में चेंज कितना आएगा, तो उसको भी आप कर सकते हो, MHDT लिख सकते हो, तो MHDT/T लगा के इंटीग्रेशन कर दो 1/T में लगा के, और यू विल गेट द करेक्ट आंसर। यस और नो, क्लियर। तो ये तरीके होते हैं, कुछ सवालों का पैटर्न होता है। जितने हम लोगों को पॉसिबल थे, जितना थियोरी में करने के पश्चात उतने क्वेश्चंस हम लोगों ने यहाँ पर करने की पूरी कोशिश की है, और इसी के साथ में हमारा जो थर्मोडायनेमिक्स वाला चैप्टर है फिजिक्स में, देखो फिजिक्स में थर्मोडायनेमिक्स में इतनी सी, इतने से ज़्यादा कुछ नहीं पूछे जाते हैं, केमिस्ट्री में आपको डिटेल में पढ़ना है, केमिस्ट्री और फिजिक्स में वह साइन के बारे में थोड़ा सा ध्यान रख के चलना बेटा, यहाँ पर वर्क डन बाई द गैस होता है, उसे हम लोग पॉजिटिव लेके चलते हैं, वहां पे आप लोग वर्क डन ऑन दिस गैस और ऐसे भी टर्मिनोलॉजी आती है, तो वो उसके अकॉर्डिंगली इक्वेशन भी मॉडिफाइड है, ठीक है, ठीक है, श्योर है, ओके। सो इसी के साथ में बेटा हम लोग अपने आज के इस लेक्चर को यहां पर समाप्त करते हैं,
और समाप्त करने से पहले एक बार मैं समअप करते समय बोलना चाहूंगा, देखो हम लोगों ने फॉर्मूले सारे पहले से करके रखे हैं, चैप्टर फिनिश कर दिया, उसके बाद में हम लोग न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहे हैं। तो यदि चैप्टर हमारा पहले से किया हुआ है, इसका मतलब यह है कि आपको सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए और उसी के बेसिस पर आपको न्यूमेरिकल्स को करना है। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि मैं हर एक क्वेश्चन को वापस से शुरुआत से बताऊं कि ये कहां पे पढ़ाया था, कि फिर उसको ही पढ़ाना पड़ेगा वापस से। क्लियर है? तो फॉर्मूले याद हैं तो न्यूमेरिकल आसान है, फॉर्मूले याद नहीं है तो न्यूमेरिकल आसान नहीं है। आप किसी भी न्यूमेरिकल को उठा के देख लीजिए। हाँ, एक आध जगह ऐसा हुआ जहां पे एक सवाल आपको स्टैंडर्ड वाला जो डिफिकल्ट वाला सवाल आया था, वो क्या बोलते हैं उसको, चेंबर वाला सवाल, उसके रिजल्ट को याद रखना बेटा, बहुत ही स्टैंडर्ड सवाल है। तो सर ये लेक्चर में क्यों नहीं करवा, कोई बात नहीं, तो ये भी क्या है, ये भी तो एक लेक्चर है। सर ये तो न्यूमेरिकल का लेक्चर है, तो न्यूमेरिकल के लेक्चर में कुछ स्टैंडर्ड सवाल करवाना हमारा कर्तव्य, ताकि आप उनके रिजल्ट्स को याद रख सको। यदि एग्जामिनर ने डायरेक्टली पूछा तो डायरेक्टली आपके काम में आ सकता है, बट एग्जाम में लैंग्वेज पे भी फोकस रखना। ऐसा मत करना कि सर ने ये रिजल्ट याद रखवाया तो डायरेक्टली लगा लिया। ठीक है, श्योर, क्लियर है? सो बेटा इसी के साथ में हम लोग अपने आज के इस लेक्चर को यहां पर समाप्त करते हैं। मुलाकात फिर से करेंगे आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। सो तब तक के लिए